बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने आइन के आर्टिकल 160 के तहत 11वें NFC कमीशन की तश्कील का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये 9 रुकनी कमीशन वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में काम करेगा। उनके साथ तमाम चारों सूबों के वज़राए ख़जाना शामिल हैं। इसके अलावा हर सूबे से एक माहिर को भी कमीशन का हिस्सा बनाया गया है। 7वां NFC अवार्ड 2010 में मंजूर हुआ था और ये अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करने के बाद भी 15 साल से नाफिजुल अमल है। यह अवार्ड सियासतदानों की जानिब से एक तारीखी कामयाबी कहा जाता रहा है, क्योंकि इसने तकसीम के फार्मूले को सिर्फ आबादी की बुनियाद पर रखने की पुरानी रिवायत को ख़त्म कर दिया था और इसके तहत टैक्स महसूलात में सूबों का हिस्सा 47.5% से बढ़ाकर 57.5% कर दिया गया था। सूबों के आपस में वसाइल की तकसीम के लिए पहली बार कसीरुल जहती फार्मूला अपनाया गया था। इस फार्मूले में आबादी के साथ साथ दीगर अवामिल, गुर्बत, रेवेन्यू की वसूली, रकबे और दहशत गर्दी को भी वज़न दिया गया था। ताहम नाज़रीन, इस 7वें NFC अवार्ड के बाद से वफाक शदीद माली दबाव का शिकार है और माहिरीन मईशत 7वें NFC अवार्ड को साख्त के लिहाज से नुकसानदेह करार देते हैं। इन माहिरीन के मुताबिक सूबों के हिस्से में इजाफे के बावजूद उन्हें कोई इजाफी जिम्मेदारियाँ नहीं दी गईं, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत को अपने अखराजात, कर्ज़ों की अदायगी और दिफा के लिए बहुत कम वसाइल बचते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस नए अवार्ड में वफाक अपना खोया हुआ मालियाती हिस्सा वापस हासिल करने की कोशिश करेगा। मीडिया में वफाक की जानिब से कुछ अहम तजावीज़ भी सामने आई हैं, जिनमें आबादी के वज़न को बतदरीज कम करना और इसके बजाय तालीम, सेहत, आबादी के इंतज़ाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे इशारियों को सूबाई हिस्से से जोड़ना है। सूबों की जानिब से टैक्स जमा करने की कोशिशों को सराहना और अवार्ड को उसके साथ जोड़ना वफाकी हुकूमत के उन अखराजात को कम करना जो दरअसल सूबों की जिम्मेदारी हैं, जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बोझ शामिल है। ये भी तजवीज़ दी गई है कि सूबे कौमी मनसूबों जैसे बड़े डैमों की तामीर में भी अपना हिस्सा डालें। इसके अलावा नाज़रीन, वफाक ये भी चाहता है कि सूबों को मिलने वाले फ़ंड्स को मकामी हुकूमतों तक मुंतकिल किया जाए। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि जिस तरह का इस वक्त पाकिस्तान का सियासी माहौल है, उसमें यह कमीशन एक नए और मुत्तफ़िक़ा फार्मूले पर पहुँच पाएगा। क्या वफाकी हुकूमत सूबों के हिस्से में तब्दीली करवाने में कामयाब हो सकेगी या फिर सूबों और वफाक के दरमियान NFC अवार्ड को लेकर नया तनाव पैदा होगा? और क्या वफाकी हुकूमत और सूबे मिलकर पाकिस्तान को माली बहरान से निकाल पाएंगे? इन सब सवालात के जवाब ढूंढने के लिए हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। शाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद खटक साहब। सीनियर बैरिस्टर हैं, जबकि ज़मीर घुमरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ ज़मीर घुमरो साहब से करें। ज़मीर घुमरो साहब, फरमाइएगा कि क्या लगता है आपको, वफाक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सूबों के अंदर तकसीम कर सके? जो सूबों को तकसीम किया जाता है NFC अवार्ड के तहत, जो 2010 में मुकम्मल हुआ था, उसके तहत ही अभी जो फार्मूला तब्दील करने की बातें हो रही हैं, जो फार्मूला पहले तरतीब दिया गया था उसके तहत अगर देखा जाए तो वफाक ये शिकायत करता है कि उसके पास पैसा नहीं बचता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में क्या सोच रही है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि सूबों का शेयर कम होगा, इस वजह से पैसा उनके पास कम आएगा? इस वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बयानात भी बड़े तुंदो तेज़ दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि सूबों का शेयर कम करने की बातें की जा रही हैं, इसलिए आप लोगों की जानिब से बयानात भी बड़े सख्त आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान भी हमने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि सूबों को पैसा बढ़ाने की बात करें, सूबों से पैसा लेने की बात ना करें। थैंक यू वेरी मच। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो 7th NFC आया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था, उसकी गवर्नमेंट थी, और ये 18th अमेंडमेंट से पहले आया था। और 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो वफाक से जो है वो काफ़ी जिम्मेवारियां जो है वो वापस ली गई थी। तो अभी जो सूरत हाल है अभी ये है कि ये जो कहा जाता है कि सूबों के पास सारा पैसा चला जाता है, तो मैं आपको फिगर्स से बताता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट है रिसेंटली जो अनाउंस किया है वो है 17.5 ट्रिलियन। 8.2 ट्रिलियन जाता है उसमें से डेट रिपेमेंट को और 2.5 ट्रिलियन जाता है डिफेंस को। बाकी अराउंड 7,000 बिलियन अभी भी फेडरल गवर्नमेंट को सिविलियन एक्सपेंडिचर के लिए पैसे मौजूद हैं, जो कि सिविलियन गवर्नमेंट 18th अमेंडमेंट के बाद आप 2000 अरब में चला सकते हैं, आप 5,000 अरब जो है वो बचा सकते हैं।
और वो आपको IMF की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि IMF सिर्फ दो ट्रिलियन देती है, ये आपके पास 5 ट्रिलियन पड़े हैं। फेडरल गवर्नमेंट की डिफेंस और डेट रिपेमेंट के अलावा जो जिम्मेवारियां हैं वो बहुत कम है। 1% तो उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाने के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए मिलता है, और बाकी इनके पास 7-8 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उनको चलाने के लिए आपको 2000 अरब से ज़्यादा रकम नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग जो है वो सोशल सिक्योरिटी। दूसरा 8.2 जो है वो ट्रिलियन जो है आपका डेट रिपेमेंट में जाता है। मेरे ख्याल में सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो 18th अमेंडमेंट के बाद उसका जो स्कोप है उसको तो आप डिफेंस और डेट रिपेमेंट के अलावा जो है वो 2000 बिलियन में चला सकते हैं। 1000 तो फिर खराबी कहाँ है? क्या आप ये समझते हैं कि कलेक्शन पूरी नहीं हो पा रही है या FBR कलेक्शन नहीं कर पा रहा, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं? नहीं, इसमें यह है कि जो ये प्रोपेगेंडा है कि सूबों को ज़्यादा पैसा जाता है, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि टोटल पाकिस्तान का इस साल टैक्स रेवेन्यू है 14 ट्रिलियन, और उसमें से जो है वो तकसीम होती है सूबों और वफाक के दरमियान। उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के पास 5 ट्रिलियन का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ये टोटल हुए 19 ट्रिलियन से सूबों को जाता है टैक्स रेवेन्यू से 8 ट्रिलियन। उसमें भी सूबों को कहा जाता है कि 1400 या 1500 बिलियन आप सरप्लस रखेंगे, खर्चा नहीं करेंगे, IMF की शर्त है। तो इन इफेक्ट सूबों के पास जो पैसा गया वो 6600 बिलियन है, जो वो 30% ऑफ द टोटल टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द कंट्री है। सूबों के पास अभी 34% है, और सूबों के पास हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, सारी जो है गवर्नमेंट जो बेसिक है, जो आवाम को जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्री है। बात तो यही है ना ज़मीर घुमरो साहब, GB की बात कर लें, फाटा की बात करें या कश्मीर की बात करें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात करें, ये तो सारे फंड्स वफाकी हुकूमत मैनेज करती है ना, तो इसलिए उसको तो पैसे भी ज्यादा चाहिए। फिर उसके बाद भी GB को कितने 80 अरब मिलते हैं, और कश्मीर को कितने मिलते हैं वो भी फिगर्स हैं। तो आप उससे भी कैलकुलेट करें कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की डिफेंस और डेट रिपेमेंट के बाद BISP भी तो 700 अरब रुपए ले जाते हैं ना, ये भी इतना ज्यादा अमाउंट है। हाँ, तो उसके भी ऐड कर लें, फिर भी आप 7000 अरब आपके पास कैसे हो भाई? आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल चारों सूबों का बजट है वो 12000 अरब है, और फेडरल गवर्नमेंट का है वो 17.5 ट्रिलियन है। आप 7000 अरब जो है वो सिविलियन एक्सपेंडिचर पर कैसे खर्चा करते हैं? ये मुल्क के अवाम के पैसे, और डबल मिनिस्ट्री कैसे चलाते हैं? एजुकेशन पर जो है 112 बिलियन आपने रखे, एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, हेल्थ आपका सब्जेक्ट है, फूड सिक्योरिटी आपका सब्जेक्ट है। एक जो तासुर है ना, एक आम तासुर ये पाया जाता है, जो एक आम तासुर है, माहिरीन इस बात के ऊपर भी रोशनी डालते हैं, आप भी जरा इसको काउंटर कीजिएगा। वो ये कहते हैं कि इतना पैसा NFC अवार्ड के तहत आप लोगों को दे दिया गया है, 18वीं तरमीम के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि एक तो आप पैसा कम करने की बात नहीं करते, इतना ज़्यादा आपके पास पैसा आ गया कि अब आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि इसको खर्च कहाँ किया जाए। ख़ास तौर पर आप नए इदारे बना देते हैं, गाड़ियाँ आप लोग नई ख़रीद लेते हैं, इसके साथ साथ आप लोग तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे एजुकेशन का सेक्टर हो गया, हेल्थ का सेक्टर हो गया, इसके साथ साथ साफ़ पानी की फराहमी के शोबे हो गए, उनके ऊपर आप कुछ खर्चा करते नहीं हैं। तो एक जो लोगों का तासुर है, माहिरीन का तासुर है, वो ये भी सामने आता है। भाई ये सूबों को पैसा फेडरल गवर्नमेंट नहीं देता, कि सूबों की जो है अकाउंटेबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकता, वो प्रोविंशियल असेंबली कर सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल असेंबली, नॉट फेडरल गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट को भी जो पैसा मिलता है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन देती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी। फेडरल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल असेंबलीज। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। ये कहना कि हम सूबों को कहें कि आप खर्च ना करते, क्यों खर्चा, आपका क्या काम है? वो तो प्रोविंशियल असेंबली को रिस्पॉन्सिबल है खर्चे के लिए, वो आवाम को रिस्पॉन्सिबल है उस खर्चे के लिए। आपको तो फेडरल गवर्नमेंट को तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। रादर फेडरल गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंसेस, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इज द सम टोटल ऑफ द प्रोविंसेस। वो खुद तो कुछ एंटिटी नहीं है ना, वो तो प्रोविंसेस पर बेस करती है ना। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो फंड्स हैं वो 17,500 अरब हैं। चारों सूबों के पास जो है वो बजट जो है वो 12,000 अरब है, और उनको मिलते हैं 6,600 अरब, और बाकी वो अपने रिसोर्सेज से जो है वो गवर्नमेंट चलाते हैं। तो सूबों के पास पैसा
तो फेडरल टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू का 34% है, इतना पैसा थोड़ा ही है। 70% रेवेन्यू तो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो चले आप कह रहे हैं कि पैसा विफाक के पास भी मौजूद है, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं दोबारा से आपकी तरफ आता हूँ। शाहिद खटक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद खटक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि सूबे NFC का 57.5% हिस्सा ले जाते हैं, इसके बावजूद हालिया मानसून सीज़न जो तीनों बड़े सूबों में बारिशों की वजह से तबाही हुई है, हमने देखा है। अगर सूबे अपने लोगों का तर्ज ज़िंदगी बेहतर करने में नाकाम है तो वसाइल की तकसीम में तब्दीली आप नहीं समझते कि होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो ये कि जो NFC अवार्ड का शेयर है खैबर पख्तूनख्वा का, अगर आप वो रिकॉर्ड उठा के देख लें तो वो रूटीन में जितने पैसे सूबे को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। और सबसे इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस फेडरल बजट में सिर्फ 45 करोड़ रुपए रखे गए थे खैबर पख्तूनख्वा के। उस सूबे को जो आपको अरबों खरबों रुपए बिजली के मद में विफाक को देती है, इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर में विफाक को वो पैसे देती है, और आपकी पाकिस्तान को चलाने में जो सबसे अहम और सबसे बड़ा किरदार है वो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का, उनके वसाइल का है। लेकिन बदले में हमें मिलते कितने हैं? बदले में हमें 45 करोड़ रुपए मिलते हैं। और जो NFC अवार्ड में जो खैबर पख्तूनख्वा का शेयर बनता है, जब फाटा इंजमाम या एक्स जो फाटा है, उस इंजमाम के बाद ये वादा किया गया था कि सालाना 100 अरब रुपए जो है वो विफाक देगी खैबर पख्तूनख्वा को, वहाँ पे सेटलमेंट की मद में, वहाँ की डेवलपमेंट की मद में, क्योंकि वहाँ पे जो वार अगेंस्ट टेरर लड़ी गई तो ये विफाक के जिम्मे थी वो पैसे देने थे। लेकिन बदकिस्मती से अब तक विफाक ने वो पैसे खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए। इसी तरह जो बिजली के मद में जो पैसे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बनते थे वो अभी तक नहीं मिले। कल ही एक मीटिंग हुई, उसमें दोबारा नेगोशिएट किया गया ये NFC अवार्ड को, या जो हमारी आबादी के लिहाज से जो शेयर बनता था जो फाटा इंतजाम के बाद, तो वो कल नेगोशिएट हुआ। अल्लाह करे कि वो पैसे मिले। देखिए खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जो अपने रेवेन्यू के ऊपर जो है वो फ्लड को या जितने भी आफात आए हैं तमाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने ही फंड से चलाए। और अब जो बात करें जो मौसमी तब्दीली है, वाहिद सूबा है, वाहिद लीडर है इमरान खान जिसने बिलियन ट्री सुनामी का आगाज किया खैबर पख्तूनख्वा में कि हम 1000 अरब दरख्त लगाएंगे, और उसके बाद उसको ट्रिलियन पे हम लेके जाने की हमने बात की। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम चंगा मंगा के बराबर 2 बड़े जंगलात बनाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में ताकि इस मौसमी तब्दीलियों को हम रोक सके। पहला लीडर था, पहली हुकूमत थी। लेकिन बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा जिसकी नजर हुआ वो तो नैब के सामने, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन भी है ना, फिर उस मंसूबे का क्या हाल हुआ वो भी तो फिर हमारे सामने है। शायद आपकी WWF जो इंटरनेशनल इदारा है उसने उसकी इन्वेस्टिगेशन की और उसने कहा कि मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन जो प्रोजेक्ट है वो बिलियन ट्री सुनामी खैबर पख्तूनख्वा का है, जिसकी सक्सेस रेशो 92% थी। देखिए मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए और आपकी क्लियरिटी के लिए, ये तमाम दरख्त हमने लगाने नहीं थे कि जी वहां पे हम कोई नए दरख्त सिर्फ हमने लगाने थे। उसमें एक शेयर था नए दरख्त लगाने का, दूसरा उसमें शेयर था जो पोलिनेशन जो नेचुरल ग्रोथ थी उनकी प्रोटेक्शन करनी थी। वहां पे मिनरल गार्ड अपॉइंट किए गए, वहां पे बाड़ लगाए गए ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो, तो उन दरख्तों की भी वहां पे ग्रोथ होनी थी। चले आप तो बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की बात कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि आप अपने वसाइल से अपने सूबे में काम कर रहे हैं, लेकिन तासुर ये भी है शाहिद खटक साहब के NFC अवार्ड पर एक तनकीद ये भी होती है कि नीचे की सतह पर वसाइल की तकसीम नहीं होती और सियासी जमातें अपनी ताकत कम होने के डर से बल्दियाती निज़ाम को भी मजबूत नहीं होने देती। आप क्या समझते हैं कि ये तनकीद कितनी दुरुस्त है? बिल्कुल ये तनकीद किसी हद तक जायज़ है। बल्दियाती इंतखाबात तमाम सूबों में होते हैं, और अगर मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती लोगों की बात करूं, जब हमने बल्दियाती इलेक्शन किया उसके बाद रिजीम चेंज आया और दौरान हमारी KP गवर्नमेंट जो थी असेंबली हमने वो डिज़ाल्व कर दी। बल्दियाती जो जितने भी थे अभी जाके हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनको कुछ फंड वगैरह दिए हैं, वरना पिछले 2.5-3 सालों में उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अगर इसी तरह पंजाब में हुआ होगा, इसी तरह सिंध में, इसी तरह जितने भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बल्दियाती नुमाइंदे जो है उनके साथ ज्यादती नहीं करते, सब करते हैं। नंबर सेकंड, जो NFC में तो गिले होते हैं, इसी तरह फिर अजला के गिले होते हैं कि वहां पे भी DFCs कायम किए जाए, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल
कमेटी कमीशन जो है उसका भी कयाम होना चाहिए, ताकि जो जिला जितने पैसे देता है विफाक को या सूबे को, इन रिटर्न वो पैसे उस जिले के ऊपर, अवाम के ऊपर भी खर्च हो, क्योंकि उन जिलों को भी पैसे नहीं देते। क्योंकि मैं खुद एक आइलैंड गैस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट का नुमाइंदा हूं, मुझे पता है कि मेरा जिला जो है वो नेशनल जो विफाक को है वो तकरीबन 100-150 अरब रुपए सालाना देता है, सूबे को 30 अरब से ज्यादा का सालाना वो फायदा देता है, लेकिन मेरे जिले को आटे में नमक के बराबर जो है वो फिर पैसे नहीं मिलते। तो बिल्कुल एनएफसी भी रिवाइज होना चाहिए, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, उसके ऊपर भी काम होना चाहिए, ताकि अजला में भी डेवलपमेंट हो, सूबे में भी डेवलपमेंट हो, और इसमें एनएफसी में जो जिसका ड्यू शेयर बनता है वो शेयर उन सूबे को भी मिलना चाहिए। अच्छा, अगर अब चूंकि अब देखें ना, बात यह है कि मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा ने भी 11वें NFC अवार्ड की तश्कील का खैर मकदम किया है। बात तो शाहिद खटक साहब खैबर पख्तूनख्वा में शेयर की कमी की हो रही है, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा के जो कंसल्टेंट मुकर्रर किए गए हैं, मुशीर ख़जाना हैं, वो तो इसको बड़ा खुशाइंद करार दे रहे हैं। तो अगर तो आपका शेयर कम किया जाता है तो फिर आप पुरुम्मीद कैसे हो सकते हैं, मुशीर ख़जाना पुरुम्मीद कैसे हो सकते हैं? फिर देखिए, अभी जो कमेटी बनी जिसमें चीफ मिनिस्टर और वफाकी मिनिस्टर वो सारे बैठे हुए थे, उन्होंने इसके ऊपर डिबेट की, और ये तकरीबन 40-45 साल बाद जाके एनएफसी, या मेरे ख्याल में 37 साल बाद इसमें कोई चेंजेस हुए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। देखिए, जो हमें एनएफसी में हमें शेयर मिल रहा था हमारी सूबे को, उसमें जो जमशदा अजलात थे या जो कबायली अजलात साबिका, उनका शेयर उसमें ऐड नहीं था। देखिए, पुलिसिंग वहां पे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट कर रही थी, हॉस्पिटल खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट चला रही है, वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट बना रही है, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन उस आबादी को एनएफसी शेयर में वो ऐड नहीं किया गया था, जो 70-80-90 लाख लोग खैबर पख्तूनख्वा में ऐड हो गए थे। देखिए, एनएफसी शेयर में जो सबसे बुनियादी चीज है वो आबादी है। जब आपकी आबादी बढ़ती है तो इसी तरह एनएफसी में आपका शेयर भी बढ़ता है। ये आपका पॉइंट आ गया कि जमशुदा अजला आपके यहाँ पे जो जम हुए हैं उनका भी शेयर आपको मिलना चाहिए। चलें, आपका पॉइंट आ गया, मैं दोबारा से आपकी तरफ आता हूँ। गुरु साहब, आप फरमाइएगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो 18वीं तरमीम के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसको अपनी तारीखी कामयाबी भी करार देती है और इसको रेड लाइन भी करार देती है। लेकिन अब अगर चूँकि आप इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, आप एक इत्तेहादी हुकूमत में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो अगर 26वीं या 27वीं तरमीम अगर आती है तो उस सूरत में फिर आपका क्या स्टैंड होगा? क्या आप उसकी मुखालफत करेंगे या फिर उसकी हिमायत में आप जाएंगे? देखिए, 26 तरमीम तो आ गई है, 27 तरमीम तो इसाक डार साहब ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसाक डार साहब ने कहा है कि कोई ऐसा प्रपोजल नहीं फॉर द टाइम बिंग। बाकी तो जो है प्रपोजल्स आते रहते हैं एज फार एज दी अमेंडमेंट्स आर कंसर्न, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो बड़ा काम होता है, वो बड़ा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ भी जो है वो 18 तरमीम में हमारे साथ शामिल थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने भी साइन किया था। तो मौजूदा एनएफसी में इशू ये है कि उसमें जो है वो सूबों को ये प्रोटेक्शन दिया गया है कि आर्टिकल 160 में कि जो सूबों का हिस्सा होगा एनएफसी अवार्ड में, वो अगले एनएफसी अवार्ड में उसको कम नहीं किया जाएगा, उससे ज़्यादा ही होगा। तो अभी जो हिस्सा है 50 टैक्स, ये हिस्सा सूबों का टैक्स रेवेन्यू से है। फेडरल गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है 5000 बिलियन, और जो 14,000 बिलियन जो है वो आपका टैक्स रेवेन्यू है उसमें तकसीम होती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। फेडरल गवर्नमेंट के पास अभी भी 4-5 हज़ार अरब का स्पेस मौजूद है, वो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। इवन आपका डिफेंस बजट तो हम नहीं कम कर सकते क्योंकि इंडिया के साथ जो है वो रीजनल जो है हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इस तरह से जो है वो 8.2 ट्रिलियन जो डेट रीपेमेंट में जाता है वो भी कम नहीं कर सकते, लेकिन जो उसके बाद 7,000 अरब की अराउंड रकम जो है वो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के पास है, वो हम कम कर सकते हैं। वो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी की जो है वो आप 2,000 अरब में आराम से चला सकते हैं, इंक्लूडिंग जो है वो सोशल सिक्योरिटी। तो इससे आपको जो है 4 से 5 हज़ार अरब बचेंगे, आपको IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस पर जो है मुल्क में डिबेट होना चाहिए कि ये 7,000 अरब सिविलियन एक्सपेंडिचर फेडरल गवर्नमेंट का कौन सा है और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारियां कौन सी हैं। उनके पास एजुकेशन नहीं, ये मिनिस्ट्रीज है ही नहीं जो चला रहे हैं, और जो प्रोग्राम्स चला रहे हैं वो उनके पास फेडरल गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस पर डिबेट होना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट का सिविलियन एक्सपेंडिचर ड्रास्टिकली कट करना चाहिए। हमें IMF की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं 4-5 हज़ार अरब का हमें स्पेस मौजूद है।
तो मेरे ख्याल में जो है वो मुल्क को जो है वो इस क्राइसिस से निकालने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये कंफाउंड करते हैं ये मुल्क के अवाम को, ये अवाम का पैसा है। आप जो है वो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास, यानी वफाकी हुकूमत के पास 4 से 5 हज़ार अरब रुपए का स्पेस मौजूद है, लेकिन ये 4 से 5 हज़ार अरब रुपए हुकूमत को फिर आखिर नज़र क्यों नहीं आ रहे? बड़ा है। एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन मुझे, और ब्रेक के बाद दोबारा से प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने नया कौमी कमीशन तश्कील दिया है और नए NFC अवार्ड की बातें हो रही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने तफसीलन इस पर गुफ्तगू की। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शाहिद खड़क साहब, मैं ज़रा पढ़ रहा था तो चीज़ें जो सामने आई उसमें यह है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा को 2013 से 6,406 अरब रुपए NFC अवार्ड में दिए गए। 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में जो शरह ख्वानदगी थी वो 52% थी, जो आज भी 51% है। तो सवाल यह है कि सूबे के हालात में बेहतरी क्यों नहीं आ रही है? और दूसरा ये कि हेल्थ के शोबे में, तालीम के शोबे में अगर तो आपका ये शेयर कम किया जाता है तो ये सेक्टर्स फिर आप कैसे चलाएंगे? अपना सूबा कैसे चलाएंगे फिर आप? देखिए, अभी इस पे मल्टी फैक्टर्स हैं। अभी अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 2013 तक जो हालात थे, फिर 2013 से जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 तक आप वो हालात देख लें, फिर 2018 से जो 2022-23 तक जो हमारी गवर्नमेंट रही। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में मेन जो हमें हिट किया गया वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी, जो टेररिज्म थी, या वहाँ पे जो अमन अमान की सूरत हाल थी। देखिए, जब आपकी सूबे की सूरत हाल, आपकी सूबे में अमन अमान नहीं होगा, और ये कोई ऐसे अमन अमान नहीं था कि जो लोकली हो या कोई वहाँ पे चोरी डकैती के मामलात हो जिसको पुलिस कंट्रोल कर सकती है। आपको पता है कि बॉर्डर पार जो अमेरिका जो अफगान जंग थी उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट, लेकिन 1% आपको एक्स्ट्रा भी तो मिलता रहा ना दहशतगर्दी के हवाले से, उसको काउंटर करने के लिए। शाहिद साहब, 1% इजाफी भी तो दिया जाता रहा ना। आप देखें, जो दहशतगर्दी के जो हमें पैसे वहां पे दहशतगर्दी के मद में मिलने थे वो भी पूरे नहीं मिले। वहां पे जो दहशतगर्दी, मैं 2013 से 18 तक की बात करूंगा, आप इसको भी थोड़ा चेक कर लें कि उस वक्त जो दहशतगर्दी के मद में जो वहां पे कोलेटरल डैमेजेस थी, या वहां पे जो बम ब्लास्ट हुए, या स्पेशली हमारे जो एक्सपार्टा या जमशुदा अजला जो हैं वहां पे जो डैमेजेस हुए मार्केट्स की, घरों की, तो ये पैसे उसके लिए आटे में नमक के बराबर थी जो वहां पे नुकसानात हुए। इसके अलावा आप अगर एजुकेशन की बात, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप तो इस मद में पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत तो पैसे कम करने की बात कर रही है। आप तो कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दी के हवाले से आपको फंड्स मिलने थे वही आपको पूरे नहीं मिल रहे हैं, और अभी तक नहीं मिल रहे हैं क्या शाहिद साहब? बिल्कुल हमें नहीं मिले, इसको बढ़ाना चाहिए। अभी वजीरिस्तान या हमारे जो जमशुदा अजला हैं वहां पे लोगों के मार्केट्स गिरे गई जिनके ऊपर अरबों खरबों रुपए खर्च आना है। अभी सेटलमेंट हमने उन लोगों की करनी थी, लेकिन बदकिस्मती से वफाकी गवर्नमेंट ने जो ड्यू शेयर था वो दिया नहीं ताकि हम उन लोगों की सेटलमेंट करते। और इसके अलावा आप एजुकेशन या हेल्थ की बात कर रहे हैं, वाहिद सूबा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हर शहरी के जेब में 10 लाख रुपए हमने रखे हुए हैं, और उस शहरी की मर्जी है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल। चले, आपका मौक़िफ़ आ गया। आप तो ये कह रहे हैं कि आपको जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करने में जो आपका 1% बनता है वही आपको पूरा नहीं दिया गया, तो अगर तो आपका ये शेयर कम कर दिया जाता है तो फिर आप सुबह कैसे चलाएंगे? पॉइंट आ गया सर, चूंकि वक्त बहुत कम रह गया। जमीर गुमरो साहब को भी वक्त मुझे देना है सर, मुझे उनको भी 20 सेकंड जल्दी मुझे चाहिए सिर्फ। सर हमें NHP के मद में जो नेट हाइडल प्रॉफिट है उसके भी अभी 450-500 अरब से ज्यादा रुपए हमारे विफाक के जिम्मे है। NHP के पैसे हमें पूरे नहीं मिले। पॉइंट आ गया आपका। आप कह रहे हैं कि विफाक आपको पैसे नहीं देता, विफाक आपको पैसे नहीं देता, आपका ये नुक्ता आ गया है। ज़मीर गुमरो साहब, मुझे बताएं कि गुज़िश्ता 15 साल से हम देख रहे हैं कि विफाक और सूबे आमने सामने हैं, तो अगर तो आपका शेयर कम किया जाता है, ऐसे मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार भी है? कोई कंसेंसस डेवलप होता हुआ देख रहे हैं आप? देखें, आइन के आर्टिकल 160 में ये लिखा हुआ है कि सूबों का हिस्सा अगले NFC अवार्ड से ज़्यादा से हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो क्या NFC कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन करेगा? तो तरमीम लेकर आएंगे ना सर, ये अगर नहीं रहेगा तरमीम आएगी ना। नहीं, तरमीम का कोई प्रपोजल नहीं है। नई सूबे उसको कबूल करेंगे अभी नहीं। सूबों के पास अभी भी पाकिस्तान का जो फेडरल प्रपोजल तो चेंज भी हो सकता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी भी तो है सर।
प्रपोजल तो चेंज हो सकता है। एनएफसी की कॉन्स्टिट्यूशन से आईनी अमेंडमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं वो आई है, नहीं वो हवाई बातें हैं वो लोग कर रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन आपको मुल्क के मफाद के तनाजुर में देखना पड़ेगा कि चारों सूबों का जो बजट है, लोग तो सूबों में रहते हैं ना, वो बजट जो है वो 12,000 अरब है। मैं किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहा क्योंकि हम सूबायत में यकीन नहीं रखते। ये जो है फेडरल गवर्नमेंट क्या सिविलियन एक्सपेंडिचर, मौजूदा जो जंग की सूरत हाल हमने देखी है, पाकिस्तान ने देखी है, तो आप नहीं समझते कि भारत के जंगी अज़ाइम और बदलती हुई जियो पोलिटिकल सूरत हाल में आप समझते हैं कि इसको सेंट्रलाइज होना चाहिए? बस क्विकली आप रिस्पॉन्ड कर दें। नहीं, ये तो डिफेंस का बजट तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, 2.5 ट्रिलियन है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ सिविलियन एक्सपेंडिचर्स की, मैं डिफेंस की बात नहीं करता, वो तो इम्पोर्टेंट डोमेन है। डिफेंस बजट को भी तो आगे बढ़ाना होगा ना, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं हमारे। नहीं, डिफेंस बजट तो अभी बढ़ाया है ना, हमने 2.5 ट्रिलियन डिफेंस बजट है। उसके अलावा जो सिविलियन एक्सपेंडिचर है 7,000 अरब का, उसको जो है वो देखना होगा मुल्क के मफाद में कि उसको कितना कम किया जाए। मुल्क के मफाद में फैसले करने होंगे। ज़मीर घुमरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शाहिद खटक साहब शुक्रिया। नाज़रीन, ये मसला मेजॉरिटी से नहीं बल्कि कंसेंसस से हल होगा, चूँकि नए कमीशन को बहुत से मसाइल पर बात करने की ज़रूरत है और उम्मीद है कि सियासी मफाद कौमी मफाद पर हावी नहीं होगा। एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, और ब्रेक के बाद बहुत अहम मसला जिससे पाकिस्तान इस वक्त दो चार है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के मुतादिद इलाकों में इस वक्त मानसून की शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से 700 से ज़्यादा अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के शिमाली सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, जहाँ अब तक की इत्तलात के मुताबिक 393 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। करीबन 1500 घर बारिशों और सैलाब से तबाह हुए हैं। बच्चों की तालीम, लोगों के कारोबार, गोया के निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल दरम भरम हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में भी ग्लेशियर्स फटने से सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। कई देहात ज़ेर-ए-आब और जून के आखिर से जारी बारिशों में अब तक कम अज़ कम 39 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 30 बिलियन रुपए से ज़ायद का माली नुकसान हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर्स दुनिया में सबसे तेज़ी से पिघलने वाले ग्लेशियर्स में से एक हैं। UNEP और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 20 बरसों में ग्लेशियर्स के हजम में 25% कमी रिकॉर्ड की गई है। इस पिघलाव ने नाज़रीन दर्जनों ग्लेशियाई झीलें पैदा कर दी हैं, जिनमें से कई हर वक्त फटने के ख़तरे से दो चार हैं। कल सुबह ज़िला गज़र में एक ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ। माहिरीन के मुताबिक दरियाए सिंध का ज़्यादातर बहाव इन्हीं ग्लेशियर्स पर मुनहसर है। अगर ये सूरत हाल जारी रही तो पाकिस्तान को पानी की शदीद कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, रवा हफ्ते कराची में भी शदीद बारिशों के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग ने तबाही मचा दी। 14 अफराद जान से गए हैं। हज़ारों अफराद दफातर से वापसी पर रात भर सड़कों पर मैसूर होकर रह गए। बारिश के दौरान और बारिश के बाद कराची वालों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा। हमने सब आपको मनाजिर भी दिखाए थे। माहौलियाती तब्दीली मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। पूरी दुनिया ही माहौलियाती तब्दीली के असरात से दो चार है। आलमी इदारा बराए मौसमियात के मुताबिक 2025 के पहले 8 माह में ज़मीन का औसत दर्जा हरारत सनती दौर से पहले के मुकाबले में 1.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। ये बड़ी ही ख़तरनाक बात है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम UNEP की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के दौरान यूरोप ने अपनी तारीख़ की सबसे तवील गर्मी की लहर देखी है। इटली, स्पेन और फ्रांस में दर्जा हरारत 45 डिग्री से ऊपर जा पहुँचा है। नतीजतन फसलें झुलस गई हैं, बिजली का निज़ाम नाकाम हुआ है और हज़ारों अफराद मुतासिर हुए हैं। इसी दौरान अमरीका और कनाडा में जंगलाती आग ने लाखों एकड़ रकबा राख कर दिया है। अफ्रीका में इथोपिया, सोमालिया और सूडान जैसे ममालिक शदीद खुशहाली और कहत की जद में रहे हैं। जनूबी एशिया के कई हिस्सों में समंदरी तूफ़ान और बारिशें तबाही लाई हैं। खुसूसन पाकिस्तान, बांग्लादेश और फ़िलिपाइन में लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों की शिद्दत मौसमियाती तब्दीली के बाइस कम अज़ कम 30% ज़्यादा रही है। ये सब एक ही समत इशारा कर रहे हैं कि दुनिया माहौलियाती बहरान के नाजुक तरीन दौराहे पर खड़ी हुई है। इसी सब पर बात करेंगे और जानेंगे कि माहौलियाती तब्दीली तो एक मसला है, मगर कौन कौन से शॉर्ट टर्म हल इन तब्दीलियों के शदीद तरीन नुकसानात से महफूज रख सकते हैं और किन लॉन्ग टर्म इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। हमारे साथ माहिर मौसमियात ज़ैनब नईम साहिबा मौजूद हैं। ज़ैनब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि माहौलियाती तब्दीली की बड़ी वजह जो हमारे कंट्रोल में है वो दरख्तों की कटाई है और बेतरतीब तामीरात, तजावुज़ात हैं। मजमूई तौर पर क्या हल है इस सब का? देखिए, माहौलियाती तब्दीली जो है या क्लाइमेट चेंज आप जिसको कह रहे हैं, ये एक ऐसे तबाही का नाम है जो पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रखा है। और आपने अभी रिपोर्ट्स का भी तस्करा किया। बिल्कुल
लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का नाम शामिल है और सर फहरिस्त है। हमारी पॉपुलेशन डायनामिक्स और हमारी ज्योग्राफी की वजह से हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। लेकिन अभी जो फौरी तौर पे करने की जरूरत है वो ये है कि आपको दरियाओं पे और इंक्रोचमेंट्स जो हैं, जो सैलाबी रेले पहाड़ों से आते हैं, जिनको आप हिल टॉरेंट्स भी कहते हैं, वहां उनके रास्तों में कंस्ट्रक्शन फौरी तौर पे रोकने की जरूरत है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट अब मामूल बनता जाएगा। मानसून जो सीजन है वो भी शायद वक्त से पहले पाकिस्तान में दाखिल हो जाए। इसके अलावा जो दरियाओं में जो वेस्ट हम डंप करते हैं, जो कूड़ा क्रिकेट हम डंप कर देते हैं, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। कि जो कराची में अर्बन फ्लडिंग का मसला है, ये इसलिए है कि वहां के ड्रेनेज सिस्टम क्लॉग्ड है, और यही मामला आपके बाकी बड़े शहरों में भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो पहाड़ हैं आपके, उस पे हमें दरख्तों को, पुराने जंगलात को काटने से उसकी रोकथाम के लिए फौरी तौर पे पुराने जो जंगलात हैं उनको काटने से तो हमें आप ये बता रही हैं कि रोकना होगा, लेकिन हमें नए दरख्त भी लगाने होंगे। ऐसे कौन से दरख्त हैं ज़ैनब नईम साहिबा जो इस खित्ते में जल्दी बढ़ सकते हैं और माहौलियाती तब्दीली के असरात में कमी कर सकते हैं? आपने आजकल जो गिलगित का वो जो विजुअल है वो देखा होगा, जहाँ पे वो गिजर में जो सैलाबी रेला है, और ये भी देखा होगा कि उस रेले के आगे वो जो कमजोर दरख्त थे, जो नए दरख्त भी लगे हुए थे, वो सामने नहीं खड़े हो पाए। तो जरूरत इस चीज की है कि हम जो हमारे तनावर दरख्त होते हैं, जो कि जैसे पीपल है, जैसे शीशम है, जैसे और दरख्त हैं, जैसे जकरंडा है पिंडी पोटोहार रीजन में, तो इस तरह के तनावर दरख्त लगाएं जो कम अज कम इतना उनमें ताकत होती है कि वो इन रेलों को मजबूती से खड़े रह सके। फिर आपको ग्रीन बफर जोन्स भी, दरख्त लगाना काफी नहीं होता, बफर जोन्स को इंक्रीज करना होता है, ताकि नरम मिट्टी सैलाबी पानी को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखती है। तो स्पॉन्ज सिटीज का कॉन्सेप्ट होता है अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए। शहरों में मियावाकी फॉरेस्ट, तनावर दरख्त लगाते हैं आप एक बहुत सारे उनके गिर्द, ताकि वो सैलाबी पानी को रोकथाम उसकी कर सके। और दरियाओं के गिर्द भी आप ज्यादा से ज्यादा दरख्त और ये नरम मिट्टी ज्यादा करते हैं, ताकि उनका पानी भी जब उठे तो वो जो आसपास आबादी है वो बच सके। और हाउसिंग सोसाइटीज के ड्रेनेज प्लान्स आप मंगाते हैं, वो इंप्लीमेंट करवाते हैं, ताकि ये तबाही ना हो। हाउसिंग सोसाइटी का आपने जिक्र किया, और शजरकारी मुहिम के भी हवाले से हम ये देखते हैं कि हुकूमत तो हर साल कोशिश करती है कि शजरकारी मुहिम का आगाज़ भी करती है, लेकिन जो गैर कानूनी तामीरात का ज़ैनब नईम साहिबा क्या किया जाए, जो अब बनी हुई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका क्या हल निकाला जाए? चूँकि सोसाइटीज़ तो बन गई हैं, वहाँ पर लोग आबाद हैं, तो उनका क्या हल निकाला जाए? देखिए, एक खुशाइन बात यह है कि वजीर आजम साहब ने सख्ती से ये बयान भी दिया है कि ये नाजायज तजावुजात और दरियाओं के गिर्द कंस्ट्रक्शन जो है वो अब काबिल कबूल नहीं होगी। तो इसके लिए जरूरी है एक तो हाउसिंग सोसाइटीज के ड्रेनेज प्लान, ज़ाहिर है जो खड़ी होगी सोसाइटीज उनको मुकम्मल तौर पे आप खत्म नहीं कर सकते, उनके ड्रेनेज प्लान मंगाए, और अगर नहीं बने हुए ड्रेनेज प्लान तो उन पर लागू होनी चाहिए ये चीज। ये पार्ट ऑफ मेंटेनेंस होना चाहिए कि वो ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड निकालें ताकि दरियाओं को रास्ता मिले। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि आपको क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आवाम को बताया जाए, रियल एस्टेट सेक्टर को शामिल करके प्लानिंग की जाए, ताकि उसको भी पता उस सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट सेक्टर के क्लाइमेट की वजह से हमारी ये जो इंडस्ट्रीज है ये तबाह हो सकती हैं अगर हम लोगों ने इसको स्मार्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई लोगों से। तो ये बहुत जरूरी है इस वक्त। और पानी की कमी का किस हद तक सामना करना पड़ सकता है मुस्तकबिल में पाकिस्तान को, चूंकि ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के? इस वक्त पाकिस्तान में दो ही एक्सट्रीम है, या सैलाबी पानी जो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, या ड्राउट सीजन जब पानी की शदीद किल्लत हो जाती है। तो मैं वाटर को लाइन ऑफ कंट्रोल कहती हूँ, वाटर इज द न्यू लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पूरा डिपेंड ही इस पे करता है अब कि वाटर आप कैसे मैनेज करते हैं। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, छतों पे पानी जमा करने की टेक्नोलॉजी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और जो आपके बाकी के इलाके वहां पे रिटेंशन डैम्स बहुत जरूरी है इस वक्त, ताकि पानी की स्टोरेज में इजाफा हो। और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज, जेर जमीन पानी को आप कैसे सिक्योर करते हैं, ये पूरी प्लानिंग इन्फोर्समेंट के साथ हमें इस वक्त फौरी तौर पे जरूरत है। ये इशू बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हुआ चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है नाज़रीन, इससे निपटने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा ताकि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।